गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, चाहे वह नशा शराब का हो, चाहे पद का हो, चाहे पैसों का हो। ठीक है ना, असलियत तभी आती है। तो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम? राइट अ समरी ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है ना, हम क्या देख रहे हैं? राइट अ समरी ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड द मैसेज इट कन्वे। मतलब सारांश लिखना है। किसका सारांश लिखना है? डस्ट ऑफ स्नो का सारांश लिखना है हमको। कविता और उसके जो दिए गए संदेश हैं, कविता का सारांश तो लिखना ही है, पर जो संदेश दिया है उसका भी सारांश लिखना है हमको। तो 3 से 5 अंक में आते हैं क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन डी। 4 से 5 अंक में एक प्रश्न आता है केवल, जो 75 वर्ड्स से लगा के 100 तक, 75 to 100 वर्ड्स का लिखना होता है। 3 से 5 अंक में आते हैं और पक्का आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, पक्का आते हैं दोस्तों। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? राइट अ समरी ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड द मैसेज इट कन्वेज। कविता और उसमें जो दिए गए संदेश का सारांश लिखना है हम लोगों को। तो क्या सारांश है वो देखना है आपको। ठीक है ना, देख लीजिएगा ध्यान से। पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद में इसका ट्रांसलेशन समझेंगे। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स द पोएट्स एक्सपीरियंस ऑन अ कोल्ड विंटर डे। ही स्टूड अंडर a hemlock tree. He was in a depressed mood. Suddenly a crow came and perched on the hemlock tree. This caused the dust of snow to fall on the poet. The small act lifted the poet's mood. His depression went away. The message of the poem is that nature's company always brings joy to us. Also, the two objects, the crow and hemlock tree, which the poet has used, are not really beautiful and not poet's favored choices. Here they play an important role which gives the message that no object of nature is without some use or purpose. ठीक है, अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिएगा इसका सारांश क्या है। इसका डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है, और इसका सारांश हम देख रहे हैं क्या है इस पोएम में, वो चीज़ देख रहे हैं। तो देख लीजिएगा। The poem Dust of Snow by Robert Frost describes the poet's experience on a cold winter day. समझ गए ना? जो ये कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के कवि ने लिखा है, वो उसने विंटर डेज मतलब सर्दी के दिनों में, सर्दी के ठंड के दिनों में कवि ने अपने अनुभव का वर्णन करती है। अपना अनुभव का वर्णन करती है इस कविता में। कवित्री क्या करती है? जो कवि है वो अपना मतलब अनुभव वर्णन करती है इस जो पोएम में है ना, डस्ट ऑफ स्नो, इसमें उसका अनुभव शेयर करती हैं हम लोगों के साथ में। कैसे करती हैं देख लीजिएगा। मतलब ये जो कविता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के पोएट ने लिखा है, वो ठंड के दिनों में अपने अनुभव को वर्णन करती है। ठीक है। He stood under a hemlock tree. He stood, वह खड़ा हुआ। स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड यानी सेकंड फॉर्म में। वह हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ या खड़ी हुई, है ना। वह हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा था। कौन? पोएट। ध्यान से सुनना है। और ही वॉज इन अ डिप्रेस्ड मूड, उसका मूड भी डिप्रेस था, डिप्रेशन में था, मतलब निराशाजनक मूड में था। उनको कुछ टेंशन वेंशन हो रही थी उनको, तो उस टेंशन के मूड में
वो हेमलॉक को पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। सडनली अचानक अ क्रो केम एंड पर्च्ड ऑन द हेमलॉक ट्री। अचानक ये कौवा आया वहाँ पर और उस पेड़ पर बैठ गया। किस पे बैठ गया? हेमलॉक ट्री पर बैठ गया। देखिए, दिस कॉज्ड द डस्ट ऑफ स्नो टू फॉल ऑन द पोएट। इस तरह से मतलब इस छोटा सा कार्य जो किया उस कोए ने कि उस पर बैठ गया और जैसे ही पेड़ पर बैठा कुछ डाली वाली हिली होगी तो बर्फ़ की वो धुआं जो जैसा निकला ना वो उस कवि के ऊपर गिरा। वो डिप्रेशन में थे तो जैसे वो गिरा ना वो धूल गिरी, बर्फ़ की धूल भी होती है ना, वो हिलाते हैं तो बर्फ़ जैसा मतलब पानी जैसी बौछार गिरती है तो उनके ऊपर धूल गिरी। तो छोटे से काम ने मतलब इन छोटे से काम ने क्या हुआ मतलब उस कवि को का डिप्रेशन ख़त्म कर दिया। वो जो मूड ख़राब था ना, वो देख लीजिएगा, जो मूड ख़राब था ना उनका, द स्मॉल एक्ट लिफ्टेड द पोएट्स मूड। और एक छोटा सा कृत्य ने, छोटे से काम ने उस कवि का मूड सही कर दिया, मतलब वापस से वो अच्छे मूड में हो गए। देखिए, ये केवल उनका अनुभव वर्णन किया। इसमें ऐसा डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ये है कि उनका वो अनुभव क्या क्या शेयर किया, तो वो अनुभव बता रहे हैं कि इस प्रकार से अपसेट थे। एक हेमलॉक नाम के ट्री के नीचे खड़े हुए थे और एक कौवा आता है और कौवा उस पेड़ पे बैठ जाता है और उसको बैठा ना तो जैसे हिलता है ना तो वो बर्फ़ की धूल उस पर गिरती है तो वो जो डिप्रेशन में थे मतलब अवसाद में थे वो मूड सही हो जाता है। किनका? कवि का। ठीक है ना, अवसाद दूर हो जाता है। आगे देखिए, हिज डिप्रेशन वेंट अवे। उसका अवसाद मतलब जो अवसाद में थे, जो मूड ख़राब था वो दूर चला गया, अच्छे मूड में हो गया। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट नेचर्स कंपनी ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय टू अस। यस, मतलब जो एक कविता है, ये कविता है ना, ये संदेश देती है। क्या संदेश देती है? कि जो प्रकृति का साथ होता है, नेचर्स कंपनी, जो प्रकृति का साथ होता है ना, हमेशा हमें प्रसन्नता और खुशी देता है। मतलब वो लाता है प्रकृति का साथ, चाहे कैसे भी मिले हमें प्रसन्नता ही। प्रकृति ने कभी भी हमारा नुकसान नहीं चाहा है। प्रकृति में जो भी हो रहा है, जो भी होएगा, वो सब हमारे लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। तो प्रकृति से जो भी प्रदत्त चीज़ें होती है वो सब हमारे लिए होती है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए। Also the two objects, the crow and hemlock tree, which the poet has used are not really beautiful and not poet's favorite choices। हाँ, ये देख लीजिएगा, ये दो ऑब्जेक्ट है, दो वस्तुएं ली ना इस कविता में। क्या ली? दो ऑब्जेक्ट, एक तो क्रो लिया है और एक हेमलॉक ट्री है। दो का वर्णन हुआ ना इसमें, एक तो क्रो का हुआ और एक हेमलॉक ट्री का हुआ। ये कवि ने क्यों उपयोग किया है? क्योंकि ये कोई खास पसंदीदा भी नहीं है कवि का, पर और कोई सुंदर भी नहीं है, पर उनकी चॉइस थी, उस चॉइस के मन मुताबिक ही बैठा हो। तो इस कविता में दो चीज़ें मुख्यतः लिए, एक तो कौवा और एक हेमलॉक ट्री। तो इन दो का वर्णन या दोनों का जो जिक्र हुआ है, ठीक है ना, दोनों का उपयोग हुआ है, वो वास्तव में सुंदर तो नहीं है कि इतने सुंदर हैं और इसीलिए इनका वर्णन किया है, और पसंदीदा भी नहीं है कि उस कवि का पसंदीदा भी नहीं है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना था उनको, इसलिए इसको लिया है। देखिए, हेयर दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, विच गिव्स द मैसेज दैट नो ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इज विदाउट सम यूज और पर्पज। क्या कह रहा है कवि कि ये दो जो ऑब्जेक्ट लिया है ना, ये दो उनको ना तो पसंद है, ना उनकी चॉइस है, ना उनके पसंदीदा है, पर वो जो दो ऑब्जेक्ट लिया है ना उसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कवि का मतलब खुश कर दिया। पेड़ था, पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और कौवा आया, उसने वो बर्फ़ की धूल गिराई तो उसका मूड सही हो गया। ठीक है ना, जो ये संदेश देते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु मिले, है ना, बिना किसी उपयोग या उद्देश्य के नहीं होती है। प्रकृति में जो भी चीज़ें प्रदत्त हो रही हैं ना, बिना उद्देश्य के, बिना काम के, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है, ये इसका तो उपयोग ही नहीं है, ये ज़बरदस्ती से, ऐसा नहीं है। पहाड़ी, घाटी, खाल, तालाब, खेत, झरने, नदी जितने भी प्रदत्त हैं,
हवा, पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति में जो निःशुल्क मिल रही हैं हमें, वो सब यूज़फुल है और हमारे लिए बहुमूल्य है। ये धरोहर है हमारे लिए, मानव जाति के लिए। दोस्तों, ये उनका अनुभव था, उन्होंने शेयर किया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस प्रकार से आया, तो हमें इसमें पोएम का नाम बताना है। नाम ऑलरेडी है, सारांश लिखी है तो उसमें तो नाम है ही सही, तो पोएट का नाम बताना है। पोएट का नाम भी हो तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पेड़ कौन सा था और कौन ने कवि का मूड सही किया, है ना। हेमलॉक ट्री पर कौन आकर बैठा था, कौवा बैठा था, तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अनेक क्वेश्चन बनते हैं इनसे दोस्तों। यदि ये समझ लिया ना तो सारी चीज़ हमारे समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है।